बजट में आईटी और कंप्यूटर हार्डवेयर सेक्टर को मिल सकती है बड़ी राहत। आईटी मंत्रालय ने की टैक्स हॉलिडे की सिफारिश। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। जून 2009 के बाद सबसे निचले स्तर पर पहुंची थोक महंगाई दर। जनवरी में WPI महंगाई घटकर -0.39% हुई, लेकिन खाद्य महंगाई दर में बढ़ाव था। कारोबार के आखिरी आधे घंटे में हवा हुई बाजार की तेजी। ऊंचाई में 225 पॉइंट फिसला सेंसेक्स। निफ्टी भी 8,800 के पास पर। स्पेक्ट्रम हासिल करने के लिए कंपनियों में मची होड़। रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, वोडाफोन, एयरसेल और यूनिनॉर ने नीलामी के लिए दी अर्जियां। कोल ब्लॉक नीलामी का आज तीसरा दिन। BS इस्पात ने जीता माकी मंगली के 3 ब्लॉक। 2 और ब्लॉक के लिए जारी है नीलामी। कामकाज संभालते ही एक्शन में आए केजरीवाल। सरकार बिजली के बिल आधा करने और मुफ्त पानी का वादा पूरा करने के लिए उठाए कदम। विभागों को प्रस्ताव भेजने का दिया निर्देश। IPL इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी बने युवराज। दिल्ली डेयरडेविल्स ने युवी को 16 करोड़ रुपए में खरीदा। IPL 8 के लिए ऑक्शन है जारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज एट 9। मैं हूं तमन्ना इनाम बागता। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। आगे बढ़े उससे पहले कुछ और हेडलाइंस। इन्फोसिस की कमान संभालने के बाद विशाल सिक्का की पहली बिग शॉपिंग। अमेरिका की ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी कंपनी पनाया को करीब 1250 करोड़ रुपए में खरीदा। कंपनी की दूसरी सबसे बड़ी डील। भारत ने श्रीलंका से किया न्यूक्लियर करार। श्रीलंका को ऊर्जा जरूरतें पूरी करने में मिलेगी मदद। बजट से पहले CNBC आवाज कर रहा है मोदी सरकार के वादों और योजनाओं की खास पड़ताल। अपनी खास सीरीज स्टेटस रिपोर्ट में आज आपको दिखाएंगे मोदी के आदर्श गांव में जनधन योजना का क्या है हाल। और नहीं रहे महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री और NCP नेता RR पाटिल। कैंसर से पीड़ित थे पाटिल। कल होगा अंतिम संस्कार। I think they all performed well. I think the entire team performed really well. The team effort होता है. Virat was really good. He played really well, and he's very happy. अनुष्का पर भी चढ़ा वर्ल्ड कप का फीवर। अपनी नई फिल्म को लेकर कितनी है एक्साइटेड, देखिए खास बातचीत आगे। और सबसे पहले बात करेंगे बजट की। इलेक्ट्रॉनिक्स, IT और कंप्यूटर हार्डवेयर इंडस्ट्री को इस बजट में एक बड़ा तोहफा मिल सकता है। CNBC आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सरकार इस सेक्टर की घरेलू कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए 10 साल तक का टैक्स हॉलिडे दे सकती है। साथ में लोन पर सब्सिडी और कस्टम ड्यूटी में भी कई बड़ी राहत मिल सकती है। पूरी खबर जानने के लिए चलते हैं हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण, इलेक्ट्रॉनिक्स, IT और कंप्यूटर हार्डवेयर इंडस्ट्री को किस तरह की राहत देने का प्रस्ताव है? देखिए, जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक इस पूरी इंडस्ट्री को कंप्यूटर, IT, हार्डवेयर, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को राहत देने के लिए एक काफी बड़ा प्लान तैयार किया गया। ये जो राहत पैकेज के तौर पे दिया जा सकता है बजट में, और इसका ऐलान बजट में होगा। तो सबसे बड़ी चीज मुझे दिख रही है वो ये है कि इनको एक टैक्स हॉलिडे मिल सकता है। ये टैक्स हॉलिडे 10 साल तक के लिए मिल सकता है। यानी आप अगले 10 साल तक जो भी नए निवेश करेंगे, उस नए निवेश से आपको जो आमदनी होगी उस पर इनकम टैक्स में आपको छूट दी जाएगी। एक पहली जो प्रस्तावित राहत है वो ये है। दूसरा जो प्रस्ताव है ये है कि इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर इंडस्ट्री की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि तैयार माल सस्ते में इंपोर्ट हो जाता है, जबकि कच्चे माल इंपोर्ट करना चाहते हैं, रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना चाहते हैं तो काफी महंगा इंपोर्ट होता है। लिहाजा घरेलू इंडस्ट्री को बढ़ावा नहीं मिल पाता है। तो सरकार अब यहां पे ये प्रावधान करने जा रही है कि IT कंप्यूटर हार्डवेयर के लिए जो कंपोनेंट, जो पार्ट्स हम इंपोर्ट करते हैं उसको सस्ता किया जाए ताकि घरेलू इंडस्ट्री उसको आसानी से बना सके। सस्ता करने के लिए जो प्रस्ताव है वो ये है कि इन पार्ट्स पर जो स्पेशल एडिशन ड्यूटी जो 4% का SAD SAD लगता है उसको पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है। प्रस्ताव में कुछ कंपनियों के नाम तक बताए गए। मिसाल के तौर पर HCL इन्फोसिस्टम, D-Link, स्मार्ट लिंक, रेडिंग
रेमिंगटन इंडिया जैसी कंपनियों को नाम बताएंगे, जिसमें कहा गया है कि इंपोर्ट सस्ता होने की वजह से ये कंपनियां घरेलू उत्पादन क्षमता पूरी तरह से नहीं कर पा रही हैं। अगर इस प्रस्ताव पर अमल होता है तो ये कंपनियां क्षमता से ज्यादा उत्पादन कर सकेंगी। तीसरा प्रस्ताव यह है कि जो लॉन्ग टर्म लोन ये कंपनियां लेती हैं या फिर जो वर्किंग कैपिटल के लिए लोन लेती हैं, उस पर इंटरेस्ट सब्सिडी दी जाए, 5% तक की सब्सिडी दी जाए। ये भी एक प्रस्ताव दिया गया है ताकि अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों से अच्छे से मुकाबला कर सके। और ये सारे प्रस्तावों को आईटी मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है और आईटी मंत्रालय की तरफ से प्रस्ताव वित्त मंत्रालय के पास भेजा गया है बजट को लेकर के। तो इस वजह से बजट में हो सकता है कि इन कंपनियों को एक बड़ी राहत मिले, बड़ा तोहफा मिले। और अब बात महंगाई की। महंगाई के फ्रंट पर सरकार को बड़ी राहत मिली है। जनवरी में महंगाई दर घटकर -0.39% पर आ गई है, जो जून 2009 के बाद सबसे निचला स्तर है। लेकिन खाने पीने की कीमतों में राहत मिलती नहीं दिख रही है। जनवरी में खाने पीने की महंगाई दर करीब 5% से बढ़कर 8% हो गई है। हालांकि फ्यूल, पावर ग्रुप और मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट की महंगाई दर में अच्छी कटौती देखने को मिली है। तो दूसरी ओर जानकारों का मानना है कि भले ही ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस के कारण WPI बेहतर दिख रहा है, लेकिन फूड इन्फ्लेशन अब भी चिंता का विषय है। ओवरऑल फूड प्राइसेस पे एक कॉशन बनाए रखना तो आई थिंक लाजमी होगा, पर्टिकुलरली अगर जैसे हम पहले भी कह रहे थे कि जब फूड इन्फ्लेशन पे फेवरेबल बेस इफेक्ट चले जाएगा तो बाकी ओवरऑल WPI चाहे बहुत पॉजिटिव हो, क्योंकि ग्लोबली कमोडिटी प्राइसेस का इम्पैक्ट काफी है, लेकिन फूड इन्फ्लेशन अलग से काफी एक नेगेटिव नंबर एक कंसर्न का फैक्टर WPI में वापस बन सकता है। और 8% का फूड इन्फ्लेशन सर्टेनली बहुत पैलेटेबल नहीं है। और सस्ते एविएशन फ्यूल के बावजूद ज्यादातर एयरलाइंस अभी भी मुनाफे से दूर हैं। ऐसे में एयरलाइन कंपनियों ने वित्त मंत्री से बजट में कई रियायतें की मांग भी की है। क्या है एयरलाइंस की बजट मांगे, बता रहे हमारे संवाददाता अतुल मिश्रा। आम बजट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। हवाई ईंधन के दाम में 30 से 32% की कमी के बावजूद एयरलाइंस पर घाटे की तलवार लटक रही है। ऐसे में एयरलाइंस कंपनियां बजट में सरकार से कुछ रियायतें चाहती हैं। एयरलाइन कंपनियों की संस्था फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस यानी FIA ने वित्त मंत्री से मांग की है कि सरकार विदेशी उड़ान शुरू करने के लिए 5 साल के अनुभव और 20 विमान की शर्त में कोई बदलाव न करे। ऐसा करने से पुरानी एयरलाइंस पर बुरा असर पड़ेगा। इसके अलावा FIA ने शेड्यूल्ड एयरलाइंस के लिए खास फंड बनाने की भी मांग की है, ताकि नए विमानों की खरीद के लिए एयरलाइंस को लंबी अवधि के लिए कम ब्याज पर कर्ज मिल पाए। इससे एयरलाइंस को फंड जुटाने के लिए एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग यानी ECB जैसे रूट का सहारा भी नहीं लेना होगा। FIA का कहना है कि विमान और इंजन की लीज के रेंट भुगतान पर छूट को सरकार फिर से लागू करे। अप्रैल 2007 में विदहोल्डिंग टैक्स लगाकर इसे खत्म कर दिया गया था। फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस ने एक बार फिर ATF को डिक्लेयर्ड गुड्स की कैटेगरी में डालने की मांग वित्त मंत्री के सामने रखी है, ताकि ATF पर अलग अलग राज्यों में लगने वाली अलग अलग टैक्स की दरों को घटाकर 4% पर एक समान लाया जा सके। जाहिर सी बात है कि किसी भी एयरलाइंस के ऑपरेटिंग खर्च का 40 से 50% हिस्सा ATF पर ही खर्च होता है। कच्चे तेल की कीमत में गिरावट से एविएशन फ्यूल के दाम पिछले साल के मुकाबले करीब 32% तक घट चुके हैं। ऐसे में सस्ते ईंधन के चलते एयरलाइंस के घाटे में करीब 20% तक की कमी आई है। जानकारों के मुताबिक साल की शुरुआत में घरेलू एयरलाइंस को करीब $1400 करोड़ का घाटा होने का अनुमान था, लेकिन ATF सस्ता होने के बावजूद एयरलाइंस को इस साल करीब $1000 करोड़ का नुकसान हो सकता है। इस भारी भरकम घाटे से इंडस्ट्री को बाहर निकालने के लिए FIA ने वित्त मंत्री से एयरलाइन इंडस्ट्री को बिजली, कोयला, टेलीकॉम और तेल गैस जैसे सेक्टर्स की तरह इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का दर्जा देने की मांग की है। साथ ही एयरलाइंस चाहती हैं कि दिल्ली और मुंबई जैसे एयरपोर्ट पर लगने वाले चार्ज घटाए जाएं, ताकि उनका ऑपरेटिंग खर्च कम हो सके। अतुल मिश्रा, दिल्ली। और कैसा रहा आज बाजार का हाल, देखिए एक छोटे से ब्रेक के बाद। इसके अलावा स्पेक्ट्रम हासिल करने के लिए किन कंपनियों में मची होड़, ये भी बताएंगे आपको आगे। अब बात करेंगे बाजार की, जहां लगातार 5वें दिन हरियाली बनी रही। हालांकि आखिरी मिनटों की मुनाफा वसूली की वजह से बाजार ने शुरुआती बढ़त काफी हद तक गंवा दी और मामूली बढ़त पर ही बंद हुए। करीब 40 अंकों की तेजी के साथ सेंसेक्स 29,000 के ऊपर रहा।
निफ्टी 4 अंकों की मामूली बढ़त के साथ 8,800 के ऊपर टिकने में कामयाब रहा। मिड कैप शेयरों में आज दिग्गजों से ज्यादा बिकवाली देखने को मिली और मिड कैप इंडेक्स हल्की गिरावट के साथ बंद हुआ। निफ्टी के बढ़ने वाले शेयरों में एफएमसीजी दिग्गज काफी आगे रहे। आईटीसी 3 और एचयूएल 1.5% चढ़कर बंद हुए। सन फार्मा के एमडी दिलीप सांघवी के सुजलॉन में हिस्सेदारी खरीदने की खबर को बाजार ने हाथों हाथ लिया। इस खबर के बाद सुजलॉन का शेयर 20% का अपर सर्किट के साथ बंद हुआ। दिलीप संघवी ने कंपनी में 1800 करोड़ रुपए में 23% हिस्सा खरीदा है। इस डील के बाद सुजलॉन में ओपन ऑफर भी ट्रिगर हो गया। 5% की कस्टम ड्यूटी दोबारा लागू होने के डर से आज ऑयल स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली। मुनाफा घटने के असर से आज सन फार्मा का शेयर 0.3% गिरकर बंद हुआ। और बात कच्चे तेल की, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल में ऊपरी स्तर से दबाव दिख रहा है। हालांकि अभी भी इसका दाम 2 महीने के ऊपरी स्तर के पास ही है। ब्रेंट क्रूड में $61 के और WTI क्रूड में $52 के ऊपर कारोबार हो रहा है। इसका असर घरेलू कारोबार पर भी पड़ा है और एमसीएक्स पर कच्चे तेल की शुरुआती गिरावट कम हो गई। दरअसल अमेरिका में आगे चलकर क्रूड की प्रोडक्शन में कमी की आशंका है। ऐसे में कच्चे तेल की कीमतें फिर से बढ़ने लगी है और जानकारों का मानना है कि कच्चे तेल में फिलहाल 6 से 9 महीने तक गिरावट जारी रहेगी। फर्स्ट हाफ में फंडामेंटल्स जो है वो काफी वीक है। सप्लाई बहुत ज्यादा है, डिमांड नहीं है। और अभी तो सेकंड क्वार्टर में जैसे रिफाइनरी मेंटेनेंस सीजन आएगा, काफी रिफाइनरीज बंद हो जाती है मेंटेनेंस के लिए। तो काफी लोगों का ये मानना है कि अभी इससे काफी नीचे जाएंगे इससे प्राइसेस, इससे पहले कि वो उनका सस्टेनेबल फ्लोर उनको मिल जाए। उधर स्पेक्ट्रम नीलामी में भी टेलीकॉम कंपनियां काफी दिलचस्पी दिखा रही हैं। मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो ने भी इस बार स्पेक्ट्रम के लिए बोली लगाने का फैसला लिया है। रिलायंस जियो ने स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए अर्जी दे दी है। कंपनी देश भर में 2G और 3G स्पेक्ट्रम के लिए बोली लगाएगी। रिलायंस जियो के अलावा भारती एयरटेल, वोडाफोन, एयरसेल और यूनिनॉर ने भी नीलामी के लिए अर्जियां दी है। जिन कंपनियों ने नीलामी के लिए अर्जी दी है उनमें से ज्यादातर के लाइसेंस रिन्यूअल का वक्त आ गया है। आइडिया को 9, वोडाफोन और रिलायंस कम्युनिकेशन को 7 और भारती एयरटेल को 6 सर्किल में लाइसेंस रिन्यू कराने हैं। उधर सिस्टम शाम टेली सर्विसेज ने फैसला लिया है कि वो स्पेक्ट्रम के लिए बोली नहीं लगाएगी। कंपनी का कहना है कि रिजर्व प्राइस काफी ऊंचा रखा गया है। नीलामी में हिस्सा लेने की अर्जी देने का आज आखिरी दिन है। 4 बैंड्स में स्पेक्ट्रम की नीलामी 4 मार्च से शुरू होनी है और सरकार को इससे करीब 80,000 करोड़ रुपए की कमाई होने की उम्मीद है। और ब्रेक के बाद बताएंगे इन्फोसिस ने किस कंपनी पर लगाया है दांव। और कैसा रहा कोल ब्लॉक नीलामी का तीसरा दिन, ये भी देखिए आगे। बीएस इस्पात ने मार्की मंगली के 3 कोल ब्लॉक की बोली जीत ली है। कोल ब्लॉक नीलामी के तीसरे दिन कंपनी ने 918 रुपए प्रति टन की बोली लगाकर ये ब्लॉक जीता है। आज 2 और ब्लॉक्स के लिए बोली लगाई जा रही है। नीलामी में हिंडाल्को, हिंदुस्तान जिंक, अल्ट्राटेक सीमेंट जैसी कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। मंडला नॉर्थ और ट्रांस दामोदर कोल माइंस के लिए प्रक्रिया फिलहाल जारी है। मंडला नॉर्थ को फ्लो प्राइस 2161 रुपए प्रति टन चल रहा है, जबकि ट्रांस दामोदर माइन जो कि पावर सेक्टर के लिए है उसमें फॉरवर्ड बिडिंग शुरू हो गई है, जो कि फिलहाल 158 रुपए प्रति टन चल रही है। विशाल सिक्का ने इन्फोसिस की कमान संभालने के बाद पहली बड़ी डील की है। इन्फोसिस ने अमेरिका की कंपनी पनाया को खरीद लिया है। यह डील $20 करोड़ यानी करीब 1250 करोड़ रुपए में हुई है। पूरा सौदा कैश में किया गया है। इन्फोसिस के लिए पनाया डील अब तक की दूसरी सबसे बड़ी डील है। इसके पहले कंपनी ने $34 करोड़ में लोडस्टोन को खरीदा था। पनाया अमेरिका की ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है और ये अमेरिका के साथ साथ यूरोप में भी मौजूद है। इन्फोसिस के प्रोडक्ट को पनाया की टेक्नोलॉजी का फायदा मिलेगा। साथ ही 62 देशों में 1220 क्लाइंट्स भी मिलेंगे। पनाया के पास कोका कोला, यूनिलीवर, मर्सिडीज बेंज, एवरेडी, वॉल्वो, डॉल्बी और पॉश जैसे क्लाइंट है। इन्फोसिस का कहना है कि पनाया की खरीद हमारी रिन्यू और न्यू स्ट्रेटेजी को दर्शाती है। और सिगरेट, होटल, पैकेजिंग और अब एफएमसीजी गुड्स, आईटीसी तेजी से अपने झंडे अलग अलग कैटेगरीज में फैलाती जा रही है। आईटीसी ने हाल ही में बी नेचुरल फ्रूट जूस लॉन्च किया है और कंपनी के चेयरमैन वाईसी देवेश्वर की माने तो आईटीसी आने वाले दिनों में कई नई कैटेगरीज में एंट्री लेने वाली है। क्या प्लान है आईटीसी के, आइए सुनते हैं।
We are pushing for every business, right? We've just launched Be Natural fruit juices. Yes. So that I think has got enormous future. Dairy, our first dairy will be ready, I think, by April or May in Munger, Bihar. So I have earlier made a statement that anything that can be categorized as fast-moving consumer goods, sooner or later, ITC would enter that arena, because we set ourselves a vision of 100,000 crores of business in the next 15 years. और आगे आपको बताएंगे श्रीलंका के साथ भारत ने किया परमाणु करार। इस पर हम चर्चा करेंगे आगे पूर्व राजदूत और गेटवे की डायरेक्टर नीलम देव से। पूछेंगे कि क्या ये चीन को टक्कर देने का प्लान है। भारत और श्रीलंका ने आज सिविल न्यूक्लियर डील पर दस्तखत कर दिए हैं। इस समझौते के बाद जहां श्रीलंका को अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी, इससे दोनों देशों की आपसी रिश्तों में मजबूती भी आएगी। भारत दौरे पर आए श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रपाली सिरिसेना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच शिखर वार्ता के बाद सिविल न्यूक्लियर डील पर सहमति बनी। पिछले महीने ही श्रीलंका के राष्ट्रपति चुने गए सिरिसेना का ये पहला विदेशी दौरा है जिसमें वो भारत यात्रा पर आए हैं। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है नीलम देव, जो पूर्व राजनायक हैं और गेटवे हाउस की डायरेक्टर भी है। नीलम जी, स्वागत है आपका आवाज एट 9 में। इंडिया और श्रीलंका की न्यूक्लियर डील को आप कितना अहम मानती है और क्या इस पर ज्यादा फोकस इसलिए भी हो रहा है क्योंकि इसे चीन के प्रभाव को कम करने का तरीका भी बताया जा रहा है? ये अग्रीमेंट इम्पोर्टेंट अग्रीमेंट है, बट ऐसे नहीं है कि इसमें चाइना का कोई फैक्टर हो। ये अग्रीमेंट इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम इंडिया में न्यूक्लियर पावर प्लांट सेटअप कर रहे हैं, साउथ इंडिया में सेटअप कर रहे हैं, जो कि मान लीजिए अगर भगवान न करे कोई एक्सीडेंट हो या कुछ हो, उसका इफेक्ट श्रीलंका पर भी हो सकता है। उस इवेंट में श्रीलंका को एक प्रोटेक्टिव एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ सकती है। एक तो ये एस्पेक्ट है जिसके लिए हम उनको ट्रेनिंग देंगे। दूसरा ये है कि श्रीलंका के पास न तेल है, न खास कोयला है, न गैस है, तो उनके पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए पावर सोर्स कोई नहीं है। इसलिए एक समय आ सकता है और जल्दी आ सकता है शायद, जब उनको न्यूक्लियर एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। उस समय अगर उनके पास कोई भी अपने लोग ना हो, अपने ऑफिशियल्स ना हो जिनको एक्सपर्टीज है, नॉलेज है, तो ये प्रोग्राम बड़ा मुश्किल हो सकता है। इसलिए इसमें भी इंडिया हेल्प कर सकता है। जी नीलम जी, श्रीलंका के जो नए राष्ट्रपति हैं सिरिसेना, तो उनके साथ भारत के रिश्ते मजबूत माने जाते रहे हैं। अब उनका पहला विदेशी दौरा भी देखिए तो भारत की तरफ आता है, तो आपको क्या लगता है राजपक्षे के समय जो संबंध थोड़े खराब हुए, जो खटास आई, अब वो दूर हो जाएगी? हाँ, बिल्कुल सुधर सकते हैं और उनका यहाँ किसी और देश में जाने से पहले इंडिया आना ये एक बिगिनिंग है। इसके साथ ये एक शुरुआत है कि रिलेशनशिप और दोस्ती लायक होगा। और हमारे रिश्ते तो हजारों साल पुराने हैं इंडिया और श्रीलंका के। ये एक बहुत अच्छा जेस्चर श्रीलंका के नए प्रेसिडेंट ने किया है और आने से पहले ही उन्होंने कई ऐसे मुद्दे हैं जिसमें इंडिया को कंसर्न था, उसके बारे में उन्होंने कुछ शुरुआतें की हैं। जैसे कि श्रीलंकन तमिल्स की जो प्रॉब्लम्स थी उनको हल करना शुरू किया गया है। उन्होंने जो वहाँ पर उस रीजन का कमांडर था, वो एक मिलिट्री कमांडर था, उसको हटा के एक सिविलियन को लगाया गया है। उन्होंने कहा है कि 13th अमेंडमेंट को पूरी तरह लागू किया जाएगा, जिससे कि उस रीजन की जो गवर्नमेंट है उसके पावर्स बढ़ाए जाएंगे। ये बहुत अच्छे सिग्नल्स हैं और इसमें इंडिया भी असिस्ट कर सकती है।
जी बहुत बहुत शुक्रिया नीलम जी हमसे बात करने के लिए। हालांकि इस बात पर भी सवाल उठा था कि जो शिखर वार्ता थी और उसके बाद जो स्टेटमेंट था उसमें श्रीलंकन तमिल्स की कोई बात नहीं हुई और कोई जिक्र नहीं हुआ। आगे बढ़ते हुए दिल्ली में ऐतिहासिक जीत के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज अपने कैबिनेट की पहली बैठक बुलाई। बिजली बिल आधा करने और मुफ्त पानी का वादा पूरा करने के लिए कदम उठाने शुरू हो गए हैं। मंत्रालय को यह निर्देश दिया गया कि वो चुनावी वादे पूरे करने का प्रस्ताव जल्द से जल्द पेश करें। आज की बैठक में दिल्ली में झुग्गी झोपड़ियां हटाने पर भी रोक लगा दी गई। दिल्ली सरकार ने आदेश जारी किया है कि जब तक वो नीतियों की समीक्षा नहीं कर लेती तब तक झुग्गियां न तोड़ी जाएं। पहले ही दिन से एक्शन में दिख रही केजरीवाल सरकार ने सचिवालय से पत्रकारों की एंट्री पर भी रोक लगा दी है। महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री और एनसीपी नेता आर पाटिल का निधन हो गया है। पाटिल कैंसर से पीड़ित थे और लंबे वक्त से मुंबई की लीलावती अस्पताल में भर्ती थे। पाटिल के निधन की खबर के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस लीलावती अस्पताल पहुंचे। महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी सरकार के दौरान पाटिल उप मुख्यमंत्री भी रहे। महाराष्ट्र की राजनीति में पाटिल का बड़ा कद माना जाता रहा। पाटिल का अंतिम संस्कार कल 12 बजे उनके गृहनगर शहर तसगांव में होगा। और आगे देखिए सीएनबीसी आवाज की खास सीरीज स्टेटस रिपोर्ट। मोदी के आदर्श गांव में जनधन योजना का क्या है हाल, हमने जाना। मैं फाइनेंस मिनिस्टर से ये चाहती हूँ कि एजुकेशन सेक्टर पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। हमें सिक्योरिटी के लिए एक अलग से एलोकेशन किया जाए फंड्स का और उसका प्रॉपर एग्जीक्यूशन किया जाए। टैक्सेस हैं, जैसे हम रेस्टोरेंट में जाते हैं इतना ज्यादा टैक्स पेड करना पड़ता है। ब्रेक के बाद हम सुनेंगे कि क्या है बजट से यंग इंडिया की उम्मीद है। मोदी बजट से सभी को बड़ी उम्मीदें हैं। ये उम्मीदें खुद प्रधानमंत्री ने भी बढ़ाई है। उन्होंने पिछले 8 महीनों में कई बड़े ऐलान किए, लेकिन पीएम के बड़े ऐलान की क्या है जमीनी हकीकत, इस पर हम एक खास सीरीज शुरू कर रहे हैं, स्टेटस चेक। आज हमारा फोकस है मोदी की सबसे महत्वाकांक्षी योजना जनधन पर। सीएनबीसी आवाज पहुंचा वाराणसी के गांव जयापुर, जिसे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोद लिया है। बड़ी उम्मीदें, बड़े वादे, बड़ा बजट। मोदी सरकार के मेगा बजट के पहले सीएनबीसी आवाज की टीम निकल पड़ी है पड़ताल करने। टैक्स पेयर्स की समस्या, हमारी कंट्री में विमेन की इंक्लूजन बहुत ही वीक है, सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर्स, बेरोजगारी की सच्चाई या जनधन योजना की असली तस्वीर। यहीं पर होगा स्टेटस चेक, खास कवरेज सिर्फ सीएनबीसी आवाज पर। ये जयापुरा गांव किसी परिचय का मोहताज नहीं है। खासतौर से जब से प्रधानमंत्री ने इस गांव को गोद लिया है, सरकारी अधिकारी इस गांव का खास ख्याल रखने लगे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री जनधन योजना और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी पहल इस गांव में कितनी सफल हो पाई है, इसका जायजा लेंगे। आइए हमारे साथ। हम पहुंचे एक ऐसे घर में जहां वाकई बैंक खाते की जरूरत थी। ये है 28 साल की करिश्मा। मजदूरी में पति का हाथ बटाती हैं। बड़ी मुश्किल से रोजमर्रा की जरूरतें पूरी होती हैं, फिर भी बचत की तमन्ना हमेशा से जहन में रहती थी। खुलवाए हैं। खाता खुलवाए हैं? हाँ। पहले खाता नहीं था आपके पास? नहीं, खुलने से बहुत अच्छा हुआ। 10 रुपया रहता है घर में तो 5 रुपया खा जाते हैं, 5 रुपया बचाते तो जाते हैं खाते में डाल देते हैं, तो पैसा उसमें रहेगा। तो अभी खाता में पैसा रखे हैं अभी? हाँ रखे हैं। शुरू कर दिए? हाँ 200 रुपया जमा किए हैं। जमा भी कर दिए? वाह। हाँ, उसमें महीना में 1500 1000 रुपया 1500 रुपया बचा लीजिएगा। तो क्या करिएगा पैसा बचा करके? बचा कर लड़का बच्चा है, शादी करेंगे। जयापुर गांव में प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत करीब 1390 बैंक खाते खुले हैं और इसके साथ ही हर घर में अब बैंक खाता हो गया है। बहुत लोगों का खुल गया है, बहुत सब लोग खुलवाए हैं। सब लोग खुलवा लिए? जी हाँ, और पासबुक भी मिल गया है।
जी। एटीएम कार्ड वगैरह? एटीएम कार्ड भी मिल गया है। हाँ, सब लोग खाली कह रहे हैं कि पैसा नहीं आएगा। हाँ, पैसा नहीं। हालांकि अभी भी कुछ लोगों को इंतजार है पासबुक आने का, कुछ को रुपे कार्ड अभी तक नहीं मिला है। लेकिन थोड़ी निराशा मुझे तब हाथ लगी जब ये पता चला कि अधिकांश लोगों ने खाते में पैसे नहीं डाले हैं। मेरी निराशा तब और बढ़ गई जब ये पता चला कि खाता खुलवाने वाले ज्यादातर लोगों के पास पहले से ही बैंक खाता था। आपने खाता खुलवाया जनधन योजना के तहत? जी सर। कब खुलवाया? अरे अभी 2 महीना हुआ, 1.5 उससे पहले खाता था कि नहीं था? नहीं था। उससे पहले भी था? जी। इस बार भी खुलवाया? जी। दोबारा क्यों खुलवाया आपने? दोबारा इसलिए खुलवाया, वहाँ पे जो था बड़ा गड़बड़ दिक्कत था। पहले भी खाता था कि अभी खुलवाया आपने? नहीं, पहले भी था। पहले भी था, फिर भी आपने खुलवाया, फिर दोबारा क्यों खुलवाया आपने? दोबारा इसलिए कि मोदी के गांव में जो है बैंक खुला है, इसलिए यहाँ सारी सुविधाएं हैं। एटीएम कार्ड आ गया, पासबुक आ गया आपका? जी अभी नहीं। अभी नहीं है पासबुक? अभी नहीं है? नहीं। एटीएम कार्ड भी नहीं है? नहीं। आपका आया कि नहीं है एटीएम कार्ड पासबुक? मेरा पासबुक तो मिल गया, लेकिन एटीएम कार्ड भी नहीं मिला। बोलने के 1 महीने बाद, 1 महीने मिलेगा। यहाँ जयापुर गांव में तो पहली बार अपने गांव की वजह से खुलवाया। पहले भी था खाता? दोबारा खुलवाया तो आपको एटीएम कार्ड वगैरह मिला कि नहीं मिला? अभी नहीं। अभी एटीएम कार्ड पासबुक नहीं? अभी कुछ नहीं। कब खुलवाया खाता? 30 दिन हो गए। 30 दिन हो गए। तो आप बोले नहीं बैंक वाले को खाता पासबुक नहीं मिल रहा है तो पासबुक दे दो हमें? अभी नहीं। बैंक वाले कल पता लगाए थे तो अभी नहीं आया। अभी नहीं आया। दोनों बार क्यों खुलवाया? दोनों से क्या फायदा दूसरी बार खुलवाने से? जो लाभ है कि एक्सीडेंट या कुछ होता है तो उसमें 1 लाख का बीमा इंश्योरेंस मिलेगा, और उसमें सर लोनिंग भी है 30,000 तक होता है। पहली बार खाता खुलवाया आपने? पहली बार। पहली बार है? क्या फायदा क्या मिलेगा खाता खुलने से? पैसा मिलेगा। पैसा कहाँ से आएगा? पैसा सरकार देगी। ये एक बड़ा दिलचस्प है कि लोगों को लगता है खाता तो खुल गया, सरकार पैसे भी इसमें डाल देगी। यानी जिस बात को लेकर जनधन योजना की आलोचना होती है उसके सबूत इस गांव में भी देखने को मिले। हालांकि बैंक के अधिकारी इस बात की कोशिश में लगे हैं कि कम से कम प्रधानमंत्री के गांव से ऐसी शिकायतें ना हों। कहीं कहीं लोगों में जो भ्रांतियां रही हैं कि 2 खाते खोल लेने से 2 जगह उनको लाभ मिलने वाला है, उसलिए कुछ लोगों ने ऐसा किया होगा, लेकिन उससे कोई बहुत अंतर नहीं पड़ने वाला। वो खाते रिडंडेंट हो जाएंगे, एक ही खाता चालू रहेगा। सभी खाता धारकों को पासबुक जारी कर दी गई है, रुपए कार्ड दे दिया गया है, और इसके साथ साथ इन खातों में ट्रांजैक्शन लगातार बना रहे, इसके लिए वित्तीय रूप से उनको साक्षर बनाने के लिए हम लोगों ने वहाँ फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप भी ऑर्गेनाइज किया। बैंक के मुताबिक जयापुर गांव के करीब 30% खातों में ही अभी ट्रांजैक्शन शुरू हो पाया है। पूरे देश की हालत भी कमोबेश ऐसी ही है। 31 जनवरी तक इस योजना के तहत खुले 67% खातों में अभी तक कोई रकम जमा नहीं हुई है। प्रधानमंत्री जनधन योजना का एक अंतिम मकसद कहा जा सकता है वो ये है कि सरकार सब्सिडी लोगों को सीधे उनके खातों में पहुंचाना चाहती है, और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। लेकिन क्या वाकई लोगों को ये सब्सिडी मिल पाती है, ये जानेंगे जयापुर के लोगों से। दीदी, आपसे समझना चाहें कि जो एलपीजी का सिलेंडर आप पहले सस्ते में लेती थी, आपको पूरा पैसा देना पड़ता है, तो क्या सब्सिडी का पैसा खाते में आ जाता आपका? अभी तो नहीं आया था। अभी तो नहीं है। पहली बार दिए हैं, अब खाते में आया है कि नहीं पता नहीं है। एलपीजी सिलेंडर है आपके पास? हाँ जी है। तो आपका सब्सिडी आता है कि नहीं खाते में आपके? अभी मालूम नहीं आया है कि नहीं आया है, लेकिन इसमें कि वो फुल रेट पर समय की कनेक्शन गैस ले लिया गया है। फुल रेट पे आपने? हाँ, लेकिन अभी पता नहीं? अभी पता नहीं। तो लेकिन आपने चेक नहीं किया है क्या आएगा? हाँ, अभी चेक नहीं किया। तो 2 बार एलपीजी गैस लिए, एक 3 जनवरी को और एक जो है कि 21 जनवरी को, और दोनों हमारा पेमेंट हमारे खाते में आ गया। दोनों लोगों सबसे ज्यादा किस्मत वाले आप ही निकले, आपका पेमेंट आ गया। तो आपको भरोसा था कि इतना जल्दी सब कुछ होएगा? आपको भी हमें तो भरोसा नहीं था, लेकिन हमने चेक कराया जब बैंक में, दोनों बार जाकर चेक कराया, दोनों बार हमारा पैसा हमारे खाते में है। फायदा दिखता है कि नुकसान दिखता है आपको? नहीं सर, फायदा है, सीधे आ जा रहा है। नहीं तो ऐसे तो कुछ लोग एजेंसी वाले इधर उधर करते थे। अच्छा, वो नहीं कर पाते? नहीं, अब तो सीधे हमारे खाते में आ रहा। नहीं, हमारा जो है लेकर पासबुक कुछ एजेंसी वाले भेज भी देते थे। अच्छा, वो सिलेंडर वो सब अब बेचेंगे भी तो हमारे खाते में पैसा आ जाएगा। ये तो थी बात जयापुर गांव की। अगर पूरे देश की बात करें तो 65% एलपीजी कंज्यूमर के खाते में सब्सिडी का पैसा जा रहा है। 1 अप्रैल से यह आंकड़ा 100% तक पहुंचने की संभावना है। पहल की 100% सफलता के लिए आधार कार्ड भी एक मुख्य आधार माना जा रहा है। इस गांव में आधार कार्ड खुलवाने के लिए कैंप लगा था, इसलिए अधिकांश लोगों के आधार कार्ड बन चुके हैं। हमको लगता है लगभग 90% से ऊपर लोगों का बन चुका होगा आधार कार्ड, और आधार कार्ड को भी जनधन योजना से लगा करके उसको भी कंप्यूटराइज लोगों करा दिए हैं। गांव के 30 से 40% लोगों के खातों में आधार नंबर डाल दिया गया है, जबकि पूरे देश में सिर्फ 140 मिलियन बैंक अकाउंट में आधार नंबर डाले गए हैं।
यानी आधार नंबर खाते में डालना सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी पहल जिस तरीके से सफल हो रही है, उसने सब्सिडी वाली दूसरी योजनाओं को भी पहल के तहत लाने का रास्ता साफ कर दिया है और इस तरफ ऐलान करने के लिए इस बार का बजट सरकार के पास एक बड़ा मौका है। इससे सब्सिडी पर होने वाले खर्च में भारी भरकम कटौती की जा सकती है। लक्ष्मण रॉय, जयपुरा गांव, वाराणसी। और प्रधानमंत्री मोदी देश की युवा शक्ति को उसकी सबसे बड़ी ताकत मानते हैं। बार बार वो हर मंच से देश की डेमोग्राफिक डिविडेंड की चर्चा करते हैं। यंग इंडिया को भी मोदी सरकार के बजट से बड़ी उम्मीदें हैं। आम बजट से क्या चाहता है देश का युवा, इस पर बात की हमारी संवाददाता दीपाली नंदा ने कुछ युवाओं के साथ। भारत दुनिया के युवा देशों में से एक है। देश की 65% आबादी 35 साल से कम की है। ऐसे में आने वाले बजट में यंग इंडिया की भूमिका के काफी मायने निकाले जा सकते हैं। यंग इंडिया फाइनेंस मिनिस्टर से क्या चाहता है, क्या एक्सपेक्टेशन है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ युवा मौजूद है जो काफी एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं इस बार आम बजट को लेकर। सीधा इन्हीं से बात करते हैं, जानते हैं इनकी क्या एक्सपेक्टेशन है। आपसे जानना चाहेंगे, बजट आने वाला है, क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं आप? जैसे कि पहले हमें बताया गया था, निर्भया फंड्स भी एलोकेट किए गए थे, तो मैं ये चाहती हूँ कि अलग से ऐसा कोई फंड हमारे फाइनेंस मिनिस्टर बनाए ताकि सीसीटीवी कैमरास का प्रॉपर एग्जीक्यूशन हो। इस बार विमेन सिक्योरिटी को लेकर एग्जैक्टली आई वांट कि विमेन सिक्योरिटी के लिए एक अलग से एलोकेशन किया जाए फंड्स का और उसका प्रॉपर एग्जीक्यूशन किया जाए ताकि एक एटमॉस्फेयर ऑफ सेफ्टी क्रिएट हो सके दिल्ली में। बिल्कुल, आप क्या चाहते हैं फाइनेंस मिनिस्टर? मैं ये सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर से मैं ये चाहता हूँ कि जो टैक्सेस हैं, जैसे हम रेस्टोरेंट में जाते हैं इतना ज्यादा टैक्स पेड करना पड़ता है, तो युवाओं की जेब पे वो जो भारीपन है वो थोड़ा सा कम कर दिया जाए। टैक्सों में रियायत मिलनी चाहिए। आपसे जानना चाहेंगे कि आप यंग इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हैं, क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी फाइनेंस मिनिस्टर से? इस बार मैं फाइनेंस मिनिस्टर से ये चाहती हूँ कि एजुकेशन सेक्टर पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। जहाँ पर हम लोग बीइंग अ स्टूडेंट एजुकेशन लोन की बात करते हैं तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू गो फॉर एनी लोन। तो इस बार चाहती हूँ कि थोड़ा सा कंसंट्रेट किया जाए अबाउट द एजुकेशन लोन एंड न्यू कॉलेजेस एंड ऑल पब्लिक एजुकेशन सेक्टर फंडिंग शुड बी देयर। बिल्कुल, आप क्या चाहते हैं? जी, एजुकेशन की बात है, एजुकेशन के देखिए ना, साथ में पब्लिक सेक्टर में जॉब भी देखनी चाहिए, क्योंकि एजुकेशन करने के बाद जॉब मिलना कोई भी मतलब इंस्टीट्यूट गारंटी नहीं लेता आज के बारे में। तो एक एजुकेशन कहीं ना कहीं पीछे छोड़ती है, अगर आपके पास जॉब नहीं होता फिर कोई फायदा नहीं होता है। तो चाहते हैं उसके लिए एक जॉब रिक्रूटमेंट भी काफी अच्छे निकाले हैं इस बार। बिल्कुल, अच्छी एजुकेशन के साथ साथ नौकरियों के अवसर भी ज्यादा होने चाहिए, जिसके चलते जो एक अनएम्प्लॉयमेंट की जो समस्या है जिससे 2-4 हमारा युवा हो रहा है, उससे कहीं ना कहीं थोड़ी राहत मिले युवाओं को। आपसे जानना चाहेंगे, आप क्या चाहते हैं फाइनेंस मिनिस्टर? तो फाइनेंस मिनिस्टर से यही चाहेंगे कि जो पब्लिक एंटरप्राइजेस की कंपनीज हैं उसको बेचने की होड़ ना लगे। जिस तरह प्राइवेटाइजेशन के दौर में एक होड़ लगी हुई है, कंपनीज को बेचा जा रहा है, और जॉब अपॉर्चुनिटी पब्लिक एंटरप्राइजेज में एक तरह ठेकेदारी के बेसिस पे, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हो रही है, उसको परमानेंट किया जाए, रेगुलाइज किया जाए, ताकि लोगों में अभी भी क्रेज है कि पब्लिक एंटरप्राइजेज में जाके जॉब करें, तो उसकी अपॉर्चुनिटी को बनाया रखना चाहिए। बिल्कुल, आप क्या चाहते हैं फाइनेंस मिनिस्टर? देखिए, हर बार की तरह इस बार भी आम बजट आने वाला है। हर किसी की उम्मीदें होती हैं कि कहीं ना कहीं हमें भी कुछ मिले। मैं तो यही चाहता हूं कि जिस प्रकार से मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट भारत में लॉन्च हुआ था, छोटे जो स्केल की इंडस्ट्रीज हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, उनमें फंड जाना चाहिए ताकि जो हमारे युवा हैं उनको उसमें नौकरियां मिलें। अगर देखा जाए महंगाई की बात, तो हो सकता है इस बार भी वित्त मंत्री कुछ हमें खास दें और थोड़ी महंगाई से भी राहत मिले। जैसे देखा जा रहा है कि पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो रहे हैं, लेकिन मुझे अभी तक तो किसी राज्य में या किसी हमारी जो बसें चलती हैं या फिर ट्रांसपोर्टेशन में, उसमें कोई रियायत नहीं मिली है किरायों में। तो हो सकता है महंगाई से और इन सब चीजों से राहत मिले। बिल्कुल, नौकरियां ज्यादा हो, एजुकेशन पर ध्यान दिया जाए, मेक इन इंडिया के तहत जो फंड है वो एमएसएमई सेक्टर को दिया जाए। आपसे जानना चाहेंगे, स्किल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, पीएम मोदी का काफी फोकस एरिया है कि युवाओं को स्किल बनाया जाए, कि एजुकेशन दी जा रही है लेकिन स्किल एजुकेशन की कमी है। आप किस तरह से देखते हैं स्किल डेवलपमेंट की कितनी जरूरत है? एज अ यंगस्टर आप क्या सोचते हैं? स्किल डेवलपमेंट की बहुत जरूरत है, एंड आई थिंक इसके लिए हम लोग जितनी हमारी सब्सिडीज हैं उनको बेटर अगर हम कंपार्टमेंटलाइज करें। जैसे डीजल, अगर हम एक एसयूवी यूजर को अगर हम डीजल में सब्सिडी दे रहे हैं तो वो सब्सिडी हम वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर हम सब्सिडीज का लोड कम कर सकें बेटर कंपार्टमेंटलाइज करके, तो हम उसे स्किल डेवलपमेंट और अदर ग्रास रूट लेवल के बिल्डिंग में हम उसे बेटर यूज कर पाएंगे। तो अगर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर उस पर फोकस करें तो अच्छा होगा।
कुल मिलाकर हमने जानने की कोशिश की कि आने वाले बजट से युवाओं की क्या एक्सपेक्टेशन है और काफ़ी सारे आइडियाज़ भी निकल कर आए। उम्मीद करते हैं आने वाले बजट में वित्त मंत्री का ध्यान इन सभी सुझावों और मांगों की तरफ जाएगा और जो एक उम्मीदें यंग इंडिया को है उस पर वित्त मंत्री खरे उतरेंगे। दीपाली नंदा, दिल्ली। आईपीएल इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी बने युवराज, पूरी खबर बताएंगे आगे। और अनुष्का पर भी चढ़ा वर्ल्ड कप का फीवर, अपनी नई फिल्म को लेकर कितनी एक्साइटेड, देखिए इस ब्रेक के बाद। टीम इंडिया में भले ही युवराज सिंह को जगह नहीं मिल पाई हो, लेकिन आईपीएल की नीलामी में उनका जलवा कायम है। दिल्ली डेयरडेविल्स ने 16 करोड़ रुपए की बोली लगाकर युवराज को खरीद लिया है। पिछले सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने युवराज को 14 करोड़ रुपए में खरीदा था, लेकिन वो खास कमाल नहीं कर पाए थे। इसके अलावा दिल्ली डेयरडेविल्स की टीम में इस बार एंजेलो मैथ्यूज भी खेलते नजर आएंगे। उनके लिए भी 7.5 करोड़ रुपए की भारी भरकम बोली लगी है। अनुष्का शर्मा वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के साथ खेले मैच में भारत की जीत से बेहद खुश है। अपनी फिल्म NH10 के प्रमोशन में जुटी अनुष्का ने एक खास बातचीत में हमें बताया कि विराट को सेंचुरी बनाते देख उनको बहुत ही अच्छा लगा। आइए सुनते हैं। आज हमारे साथ है एक ऐसी अभिनेत्री जिन्होंने अपनी पहली फिल्म से ही अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा दिया था। अनुष्का शर्मा, वेलकम टू द शो। थैंक यू। अनुष्का, ये बताएं NH10 कैसे आया, ये आइडिया कहाँ से आया और आपने ये फिल्म क्यों चुनी प्रोड्यूस करने के लिए? अपने करियर में मैंने काफ़ी फिल्में पढ़ी हैं आज तक, लेकिन ये ऐसी फिल्म थी कि जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो आप यूजुअली इंटरवल पे रुक जाते हैं, आप चाय वाय भी लेते हैं, कुछ करते हैं, मतलब यू गेट यू वांट टू टेक अ ब्रीदर। लेकिन मैंने जब शुरू करा पढ़ना पिक्चर को, मैंने एंड तक पढ़ा, बिकॉज नेचर पिक्चर का ऐसा थ्रिलर है, इट्स गॉट दैट एज ऑफ द सीट जो होता है ना, एक आपको अब बैठ के सोचते अब क्या होगा, अब क्या होगा, वैसे फीलिंग मुझे आ रही थी पढ़ते हुए। तो मुझे लगा कि अगर मुझे इस लेवल पे इतना ज्यादा ग्रिप कर रही है एंड पता था कि नवदीप जैसे डायरेक्टर इसको बना रहे हैं, सो इट जस्ट सीम लाइक अ वेरी ऑब्वियस थॉट एंड वांट टू प्रोड्यूस अ फिल्म। बतौर प्रोड्यूसर और बतौर एक्टर, दो तरह से आप इस फिल्म में इसके साथ थी, क्या फर्क नजर आया? एज एन एक्टर आपका काम बहुत अपना काम होता है, अपने से मतलब रहता है, क्योंकि आप अपनी लाइन वाइन्स याद कर लेते हैं, आपने प्रिपेयर कर लिया कि आपको कैसे डायलॉग बोलने हैं, सीन कैसा आप देख रहे हो, आप अपने डायरेक्टर से बात कर सकते हैं, एक्टर के साथ अपने को एक्टर के साथ वर्कशॉप कर सकते हैं, इतना। उसके बाद जब फिल्म का प्रमोशन करने आपको बता दिया जाता है, आपको भाई प्रमोशन करने चले जाते हैं। यहाँ पे जब आप प्रोड्यूसर की तौर से इस पिक्चर को इस पिक्चर पे जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो ये था कि आप फ्रॉम द फर्स्ट स्टेज इन्वॉल्व हो, फ्रॉम द टाइम ऑफ द स्क्रिप्ट, तो राइट फ्रॉम डिस्कसिंग की लॉक्ड स्क्रिप्ट क्या है हमारी, हम कौन सी पिक्चर लेके बनाने वाले हैं, वो सबसे बड़ा जो चीज होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। वहां से लेके उसके बाद जो होता है, आप स्टूडियो को फिल्म से को अप्रोच करते हैं पिक्चर के लिए, फाइनेंस करने के लिए, सो एक इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होता है और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, बिकॉज हर डिसीजन जो आप लेते हैं आपको पता है कि वो अल्टीमेटली आपकी पिक्चर पे उसका इम्पैक्ट आएगा, तो वो हमेशा एक हॉल सी रहती है। NH10 बहुत एक आपका प्रेशियस प्रोजेक्ट है और इसके साथ साथ चल रहा है वर्ल्ड कप। आप क्या वर्ल्ड कप देखने जाएंगी? अभी तक मैंने प्लान नहीं किया, बिकॉज आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू बी लाइक एंड आई एम वेरी बैड लाइक दैट। आई डोंट प्लान टिल द लास्ट मिनट, मुझसे होती नहीं। मैंने लाइफ में आज तक कभी टिकट्स नहीं बुक करे हैं 20 दिन पहले भी। कल का मैच आपने देखा? कल का मैच मैंने देखा, कैसा लगा? बहुत मजा आया। मैं शूट कर रही थी लेकिन बीच में देख रही थी। परफॉर्मेंस वाइज ऑब्वियसली देयर वाज विराट एंड देयर वर अदर टू गाइस हु रियली परफॉर्म्ड वेल। तो आपको क्या लगता है? I know you're only interested about what I think about one person. No, but I would still take the other two names. Exactly, you're just taking it for the sake of it, but I think they all performed well. Yeah. I think the entire team performed really well. The team effort होता है. Virat was really good. He played really well, and he's obviously very happy that he got to perform, and he performed in a match which was very important, for everyone. So I'm happy. अनुष्का शर्मा से ये पूरी बातचीत आप देख सकते हैं कल सुबह 11:30 और शाम 7:30। इसके अलावा रात 9:30 बजे भी सिर्फ CNBC आवाज पर।
और आवाज एट 9 में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।